साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2021 के लिए जो है टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस को लेकर के जो उत्तराखंड पीसीएस के 2002 से लेकर के अभी तक जितने भी पीसीएस की परीक्षाएं हुई हैं उनका सॉल्व पेपर निकाला गया है। तो उसी के तहत एक वीडियो हम लोग 2016 के पीसीएस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग 2012 में जो पीसीएस की परीक्षा उत्तराखंड की हुई थी उसके पेपर को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ये जवामुल हिकायत में मिलता है। तो देखिए इसका सर्वप्रथम संदर्भ जो है नरुद्दीन मोहम्मद औफी की कृति जवामुल हिकायत में मिलता है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था। देखिए दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के पास शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त है, परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तर इसका अकबर माना था, जबकि होना क्या चाहिए? हुमायूं होना चाहिए। आगे चलते हैं। नीचे निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए दोहरा गुंबद एक सेकंड, ये आपका सिकंदर लोदी से संबंधित है, 4 से मिला दीजिए। अष्टभुजा मकबरा जो है ये आपका शेरशाह से संबंधित है, ठीक। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। सत्य मेहराबी मकबरा जो है ये बलबन से संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका 4132 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सुमेलित भी किया गया है, दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो देखिए इनमें से अकबरी महल जो है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि आपके आगरा के किले में है। तो इसके बारे में देखें, अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से लेकर 69 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल की गई थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल जिसे स्वर्ण महल भी कहते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी इत्यादि को निर्मित कराया गया, परंतु इसमें अकबरी महल नहीं है। अकबरी महल जो है आगरा के किले में स्थित है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो जो फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित फिनिक्स आश्रम इनका था, जिसको इन्होंने वर्ष 1904 में स्थापित किया था, ये आपका सबसे पुराना है। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई और इसमें यह उच्चतम न्यायालय 1974 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड शामिल थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के राइटर थे और ये नील विद्रोह पर आधारित रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड। मुजफ्फर अहमद, M.S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे और ये षड्यंत्र कांड कब होता है? 1924 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद सबसे लंबा है और ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कहां पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। कुछ अन्य जो हिमनद है उनको भी देख लीजिए। पोंटिंग पिथौरागढ़ में, नीलम पिथौरागढ़ में, नामिक पिथौरागढ़, कफनी बागेश्वर, सुंदर डूंगा बागेश्वर और पिंडारी ये भी बागेश्वर में। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो अल्मोड़ा में जो है जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। कितना थी? -1.64 थी। इसके अतिरिक्त गढ़वाल जिले की भी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, -1.41%। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दून किसे कहते हैं? तो दून जो है संरचनात्मक घाटियों को कहते हैं। देखिए हिमालय और शिवालिक
पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। यह संरचनात्मक मूल की घाटियां हैं। यह घाटियां हिमालय तथा शिवालिक के ऊपरी भाग के कटाव के कारण पत्थर तथा बजरी से ढकी रहती हैं। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह आपका अलकनंदा एवं लचुड़ा गंगा म्यूंडार घाट के संगम पर स्थित है। तो ये गोविंद घाट जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा तथा लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब तथा फूलों की घाटी की ओर जाने का, ये जो गोविंद घाटी है हेमकुंड साहिब तथा फूलों की घाटी की ओर जाने का प्रारंभिक बिंदु है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो आपका नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। आगे चलते हैं, महासागरीय निदल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा होता है? गहरे सागरीय मैदान होते हैं जो कि लगभग 3000 से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, ग्रेनाडा अवस्थित है कहां पर? ग्रेनाडा जो है आपका कैरेबियन सागर में अवस्थित है। इसके बारे में देखते हैं ग्रेनाडा के बारे में। तो ग्रेनाडा जो है दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं। कौन कौन से? ग्रेनाडा, कैरिको और पेटिट मार्टिनिक, जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप, स्पाइस आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना होगा? तो ये 87 डिग्री पूर्वी होगा। कैसे होगा इसको देख लेते हैं यहाँ पर व्याख्या में। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करेगी? एक चक्कर पूरा करेगी। और एक गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। मतलब 24 घंटे में 360 घूमेगी। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। या 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 4 मिनट में। चूंकि ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे तार को भेजा गया और नगर में 6 बजे पहुंचता है और 12 मिनट तार के संप्रेषण में भी टाइम लगा। तो जो ये ड्यूरेशन उसमें से 12 मिनट घटा दीजिए, तो कुल जो समय लगता है 6 घंटे में से 12 मिनट घटा दीजिए, तो कुल 360 मिनट में से 12 मिनट घटाएंगे 348 मिनट हो गया। ठीक है, चूंकि 60 मिनट या 1 घंटे में कितना डिग्री चलता है? 15 डिग्री चलता है। तो 348 मिनट में कितने डिग्री चलेगा? 87 डिग्री चलेगा पूर्व की तरफ। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो सऊदी अरब जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आपका नीस जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अन्य है बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सेल, ये अवसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। सामान्यतः नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। इसके अलावा ग्रेबो अथवा सेल से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल था। इसके बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में, अगस्थमालाई केरल में, कंचनजंगा जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। आगे चलते हैं, अगला है, यहाँ पे 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। इन 2 सूचियों को हमें सुमेलित करना है। 1 सेकेंड। तो देखिए, इसमें आपका उर्वरक के लिए आपका श्रीगंगानगर है। उर्वरक के लिए श्रीगंगानगर 4 से मिला दीजिए, और कांच के लिए आपका जयपुर है 3 से मिला दीजिए। सीमेंट के लिए उदयपुर है 2 से मिला दीजिए। कृत्रिम रेशम के लिए कोटा है 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो 4, 3, 2, 1 अर्थात ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, 1 सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो देखिए, नर्मदा नदी जो है ये सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, भारत के रेखा मानचित्र पर ए, बी, सी तथा डी का 4 कोयला क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया। इनमें से किस एक को मानचित्र में सही नहीं दिखाया गया है? देखिए, जो डी वाला है कर्णपुरा जो है आपका झारखंड में, जबकि यहाँ पे झारखंड नहीं होगा। ठीक है, जबकि अन्य ए सतपुड़ा है, ये सोनघाटी है, और ये आपका सी कोरबा है। तो डी वाला कर्णपुरा जो है ये सही नहीं दिखाया गया, ये झारखंड में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पूर्व में कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और सबसे पश्चिम में धौलागिरी है। तो इस प्रकार से ये क्रम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सही क्रम है? मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो देखिए, छत्तीसगढ़
झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है ये दक्षिणी किनारे से मिलती है, ना कि बाएं से, जबकि अन्य गोमती, कोसी, घाघरा ये बाएं से मिलती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। समुद्री बंदरगाह और राज्य। अलेप्पी जो समुद्री बंदरगाह है ये आपका कहाँ पे है? केरला में, 3 से मिला दीजिए। इन्नौर जो है, इन्नौर तमिलनाडु में है। पारादीप जो है, पारादीप आपका उड़ीसा में है। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस समय? क्रिटेशियस युग में। कब हुआ है? तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। देखिए, कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थी? तो श्रीमती हंसा मेहता थी। ठीक है, और ये जो है 1946 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में महिलाओं की स्थिति पर परमाणु उप समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि थी। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई किसके मध्य में? अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य में। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये आपका पहला जो है स्टार्ट 1 आपका 1991 में हुआ था, जुलाई 1991 में, और स्टार्ट 2 जो है जनवरी 1993 में हुआ था। आगे चलते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? तो ये 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। देखिए, 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रस्तावित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया, तथा इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत होती है? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। आगे चलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में। इसका पूरा नाम है इंग्लिश में द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, या हिंदी में कहें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कुल 7 सदस्य देश थे। वर्तमान में जो है 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान को लेकर के। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। आगे चलते हैं, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन किन निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इसके अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि राज्य विधानसभा के। आगे चलते हैं, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ये 9 नवंबर 2000 से लेकर 7 जनवरी 2003 तक इस पद पर रहे और वर्तमान में जो यहाँ के 8वें राज्यपाल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह है। इनकी नियुक्ति जो है 15 सितंबर 2021 को हुई है। आगे चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 243 से लेकर 243 याच्छा तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि बना करके। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75(3) के अनुसार। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। ठीक है,
के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने संविधान कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। आगे चलते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो ये मुख्यमंत्री की, राज्य सदस्य और सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की, महान्यायवादी की, इनकी नियुक्ति करता है। परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 271 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। 217, 271 नहीं, 217, यहाँ पे अगर यदि मैंने गलत बोल दिया तो 217 है ये। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। आगे चलते हैं। भारतीय संसद में निम्न से कौन सम्मिलित है? तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होता है। देखिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, आर्टिकल 118(4) के तहत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनहित याचिका PIL कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये आपका उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटर लिटिगेशन जनहित याचिका इसे कहते हैं। 1962 में चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था? तो भोटिया जनजाति का। किसका था? भोटिया जनजाति का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया? गढ़देश सेवा संघ का गठन जो है श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया। इनका मूल नाम श्रीदत्त बडौनी था। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें मुख्य रूप से टिहरी में स्वतंत्रता सेनानियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जाना जाता है। जब वे मात्र 14 वर्ष के आयु के थे तब उन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे DD पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री DD पंत थे। इन्हीं की अध्यक्षता में 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडौनी को। किसको? इंद्रमणि बडौनी को। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1934 को टिहरी में हुआ था। ये पहली बार वर्ष 1967 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। वे पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर के 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन में बैठे थे। दुर्भाग्य यह रहा कि स्वतंत्र राज्य घोषित होने से पहले ही वे अगस्त 1999 में दिवंगत हो गए। एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया है 21 वर्ष की आयु। संविधान के अनुच्छेद 243(4) के 1 के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश 27% का आरक्षण दिया गया? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए, आर्टिकल 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? महाराष्ट्र ने। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की थी, जबकि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना संबंधी विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में ही जाकर अस्तित्व में आई थी। निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। यहाँ ऑप्शन गलत दिया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया था। देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। यह एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव
सुधारों से संबंधित है, जबकि अन्य जो है LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति, ये पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) के तहत प्रदान की गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये आपका 2010 से लागू किया गया। देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया था। लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के राष्ट्रीय ताल के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड। ठीक है, ये एक हिम झील है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं है। कौन सी है? गेहूं है। आगे चलते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो सही क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.8% है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो आपकी नंदा देवी है। ठीक है, ये चमोली जनपद में स्थित है। आगे चलते हैं, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपको भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाई गई है। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, इसे 2011 में शामिल किया गया था। देखिए वर्ष 2010 के ब्राजीलिया सम्मेलन में ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने पर सहमत बनी तथा वर्ष 2011 में सान्या, चीन के सान्या में सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभाग करने के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो IMF और IBRD अर्थात वर्ल्ड बैंक की स्थापना की। तो 1 और 2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और वर्ष 1965 में स्थापित UNDP द्वारा वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसे IDA कहते हैं, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को उदार शर्तों पर ऋण देने के उद्देश्य विश्व बैंक की एक पूरक इकाई के रूप में हुई थी। आगे चलते हैं, जब विनिमय दर $1 से $1.60 जो है वो 60 रुपए के बराबर था, इससे परिवर्तित होकर $1.58 रुपये हो जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि रुपया अधिमूल्यित हो गया है और डॉलर का मूल्य घट गया है। तो 1 और 2 सही होगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किस प्रकार से? ज्यामितीय क्रम में। देखिए माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है जबकि जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। आगे चलते हैं, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है और ये यूनिवर्सल रेसिप्रोकल संबंध को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो हॉट्रे ने। किसने? अर्थशास्त्री हॉट्रे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हॉट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक नितांत मौद्रिक समस्या है। यह व्यापारियों की ओर से मुद्रा की मांग प्रवाह में होने वाले परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समृद्धि तथा मंदी आती है। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो प्रोफेसर कीन्स ने यह प्रतिपादित किया कि अवसाद अर्थात डिप्रेशन से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। वर्ष 1936 में कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इसी पर प्रकाशित की थी। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रघुराम राजन थे। कमेटी को वित्तीय क्षेत्र सुधार की अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के संबंध में सुझाव देना था।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943 है। ये आपका अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 940, परंतु अंतिम आंकड़ों के अनुसार 943 है, 943। नियोजित विकास भारत मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 से। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का रास्ता चुना गया, जिसके लिए वर्ष 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजित विकास मॉडल की शुरुआत हुई, जिसे पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करती है एवं राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देती है, जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरला जो है प्रसिद्ध है। देखिए, भारत जो है भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का स्थान छठा था और उपभोग में दूसरा था। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो कर नीति जो है राजकोषीय नीति का भाग। देखिए, करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला ऋण, ये सार्वजनिक ऋण होता है। तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण अस्त्र हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं। अन्य शब्दों में सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। ठीक है, और नरेगा प्रारंभ कब होता है? 2 फरवरी 2006 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और इस संबंधित जो अधिनियम था वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 सेकेंड। भारतीय रुपए को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? तो चालू खाते में। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना, इरडा की स्थापना कब की गई? अप्रैल 2000 में की गई थी। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट जो कि 7 जनवरी 1994 को आती है कि प्रमुख सिफारिश के अनुसार इरडा अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में इरडा अर्थात बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक सांविधिक, ध्यान रखिएगा संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए, करेंसी का नियमन है, शाख का नियमन है, देश की विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन है, परंतु विदेशी व्यापार का नियमन जो है इसका कार्य नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है। किसका है? वाणिज्य मंत्रालय का। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है? डॉस का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस है। आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, क्या हो सकता है? ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज। आगे चलते हैं। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? इसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। जबकि ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत क्या होता है? एक ही ईमेल संदेश को सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं को भेजा जाता है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतिबंध स्वयं बना करके दूसरे प्रोग्रामों को फैला सकता है, वह क्या कहलाता है? वह वायरस कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है कितने के? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 1 टन को किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक कार्बन क्रेडिट 1 टन या 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य गैसों के बराबर होती है। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा, जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह नदी कौन सी थी? मंदाकिनी नदी। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी है। आगे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव कारण होती है? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव, जिसका फार्मूला क्या है? C2H3NO के कारण होती है। आगे चलते हैं। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? पारद विषाक्तता। मिनीमाता रोग शरीर में पारा अर्थात Hg की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियां खाने से हुई थी, इसलिए इसे मिनीमाता व्याधि की संज्ञा दी गई थी। इस रोग के कारण शरीर के अंग
जैसे ओंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों को धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, किसी निश्चित श्रेणी में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकती है क्या कहलाती है? क्या वहन क्षमता कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ ये बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन जो है ये भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, जबकि ध्रुवों की ओर घटेगी। बैसिलस थुरिनी जिएसिंसस का उपयोग होता है किसके लिए? तो ये जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। यह एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 99 पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उपयुक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं? इबोला वायरस चेचक से संबंधित नहीं है, क्योंकि इबोला रक्त स्त्रावी बुखार इबोला वायरस कारण होता है। इबोला नाम इबोला नदी से उत्पन्न हुआ, जबकि अन्य जो है सही है। जीव सांख्यिकी पहचान उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन, क्लोनिंग, आनुवंशिक प्रतिकृति, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैतृक या अपराधी की पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो U-235, यूरेनियम 235 का। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक जो है आपका मीथेन है। तो ध्यान रखिए कि बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलोक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आपका सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसमें देखिए कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है, जबकि ये कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 का होल 5 CONH है। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ एंटी हैमरेज फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर का बह जाने का डर बना रहता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? देखिए, तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अतः इसलिए बी ऑप्शन 200 से लेकर 280 नैनोमीटर, इसमें क्वांटम ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। आगे चलते हैं 108 नंबर प्रश्न पे, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNS-1A कहाँ से छोड़ा गया? तो इसको श्रीहरिकोटा से PSLV C-22 के द्वारा 1 जुलाई 2013 को छोड़ा गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? प्रकाश एक फाइबर प्रकाश तरंगों से। एंड्रॉयड जो है वाणिज्य निवेश से नहीं हुई। एंड्रॉयड जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास गूगल ने किया, जबकि अन्य बृहद हेड्रॉन कोलाइडर गार्ड पार्टिकल के लिए, लाल ग्रह मंगल ग्रह के लिए कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। 20वें ग्लासगो, तो ये 2014 करंट अफेयर, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए, 2013 का करंट अफेयर है। और यहाँ ध्यान रखिएगा 2019 में जो भारत रत्न पुरस्कार है, यह पुरस्कार 3 लोगों को, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख मरणोपरांत और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ स्थित है कहाँ पर? ये आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है, और इसके 3 डिवीजन हैं, आगरा, प्रयागराज और झांसी। केंद्रीय बजट 2014 के समृद्ध गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है? नमामि गंगे कहा गया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो 15 से 29 वर्ष। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये 15 जून 2007 से
के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देशी नस्ल की रक्षा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। POCSO पॉक्सो कानून का संबंध किससे? बच्चों से है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है। किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। वर्तमान में अजीत कुमार डोभाल हैं और उत्तर भी इसका अजीत कुमार डोभाल ही हैं। आगे चलते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2014 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये उस समय शिंजो अबे थे, परंतु वर्तमान में जो 2020 में जो आपको 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह पर जो मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो रहे थे। ठीक है, जबकि 2021 में जो है कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। निम्नलिखित में किसने सीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव 2014 में तीसरी बार जीता? तो उस समय भी बशर अल असद जीते थे। चौथी बार जो है फिर से बशर अल असद ही जीते हैं। आगे चलते हैं। केंद्र की नई सरकार ने हाल ही में मराकेश संधि की पुष्टि की। इस संधि का उद्देश्य क्या है? दृष्टिबाधित एवं मुद्रण आयोग लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना, सी ऑप्शन। और इसकी पुष्टि 30 जून 2014 को की गई थी। और ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद इस संधि की पुष्टि करने वाला भारत पहला देश बन गया था। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव 2014, इसे छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, 2019 में पॉम डियोर पुरस्कार दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट को प्रदान किया गया था। इस फिल्म का निर्देशन बॉन्ग जून हो ने किया था। और वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण कान फिल्म महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ये थे आपके बुतरस घाली थे। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया था। निम्नलिखित में ये मई 2014 का प्रश्न छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जून 2014 में एशियाई बिलियर्ड, इसको भी आप छोड़िए। फिर ये करंट के क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन को हमें यहाँ अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। किसाऊ बांध जो है यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य भी हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो है कौन है? रेखा शर्मा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई? ये भी 2014 क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने वाली भारत की पहली महिला सांसद कौन रही हैं? सुमित्रा महाजन रही हैं। ये 16वीं लोकसभा की अध्यक्षा थी। वर्तमान में ये सांसद नहीं है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? कोटा राजस्थान के सांसद ओम बिड़ला हैं। आगे चलते हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं? इसके लेखक रहे हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक, ए ऑप्शन। महाराष्ट्र के बागवानी राजदूत, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, इसको भी करंट का है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। ये भी आपका 2014 का करंट है, छोड़ दीजिए इसको। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए, पुराना है। और ये भी पुराना ही करंट क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि 6ठे ब्रिक्स शीर्ष सम्मेलन के फोर्तालेजा घोषणा जो कि ब्राजील 2014 में होता है, इसके अनुसार मूलभूत संरचना भेद तथा सतत विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए संस्थापक सदस्यों ने बराबर हिस्सेदारी होने वाला प्रारंभिक पूंजी अंशदान कितना था? 50 अरब अमेरिकी डॉलर था, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और डेट याद रखिएगा 27 मार्च 2014 को।
और इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पोलियो मुक्त हो गया है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम कौन से हैं? शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त हैं। इसके अतिरिक्त आपके अशेका, गोमितरा, हरिदत्त, शिलावर्मन इत्यादि नाम भी उल्लिखित हैं। निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें अजयपाल जो है ये टिहरी के राजा थे, ये आपका सही है। नहीं, एक सेकंड, ए ऑप्शन सोमचंद जो है ये राजबुंगा के राजा थे और इनकी राजधानी राजबुंगा थी, ये सही है। महाराजा अजयपाल ने 1508 ईस्वी के आसपास अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ को और 1512 ईस्वी में देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थापित की। महाराजा अजयपाल कनकपाल के ही वंशज थे तथा सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया था। महाराजा सुदर्शन शाह ने टिहरी में अपनी राजधानी बसाई थी। इस वंश के अंतिम राजा मानशाह थे। अजयपाल की छठी पीढ़ी के राजा मानपाल का ही नाम बदलकर मानशाह हुआ था और इनकी राजधानी श्रीनगर थी। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात रहा है? तो कर्णावती रानी। देखिए, रानी कर्णावती को गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती महिपत शाह की पत्नी थी, जिन्होंने 1622 ईस्वी में राजगद्दी प्राप्त की थी और 1631 में इनकी मृत्यु के पश्चात रानी कर्णावती ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इन्होंने 1640 ईस्वी में मुगलों से युद्ध किया। इनके विषय में कहा जाता है कि वह आक्रमणकारियों की नाक काट लेती थी, इसी कारण इनका उपनाम नक्कटी रानी पड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे तथा हरिगोविंद पंत कुमाऊं परिषद के नेता थे। मोहन सिंह मेहता को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। आगे चलते हैं। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था। देखिए, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 में की गई थी। इसके उद्देश्यों में सम्मिलित थे राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, मजदूर तथा अवैतनिक श्रम का उन्मूलन, आयात शुल्क का उन्मूलन। समग्र रूप से इसका उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें। देखिए, कथन ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल काल था। बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी सही। दोनों कथन सही, परंतु यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैदिक धर्म जो है ये बहुत अधिक जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा के बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था, इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। अगला है, वैदिक ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मीनांडर पर। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो ने बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मीनांडर के समान है इसमें। आगे चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सभी कारण थे, परंतु अरब आक्रमण इसका कारण नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत पूर्व मध्यकाल में हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।